बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और बिल आखिर मुआहिदा तय पा गया हुकूमत और टीएलपी के दरमियान। एक वो सनसनी, एक वो दरम बरम का जो एक माहौल बना हुआ था वो एक तरफ आ गया है और मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे की कुछ शिकें मेरे पास मौजूद भी हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे कि क्या हुकूमत ने इस बार जो मुआहिदा किया है, जो पॉइंट सामने आए हैं, वो हुकूमत के लिए फेवरेबल साबित होंगे। क्या यही सबसे बेस्ट तरीका था? क्या हुकूमत ने जो प्रेसिडेंट इस वक्त कायम की है वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर साबित होगी? इस हवाले से बात करने के लिए सलमान आबिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब, ये मुआहिदा हो गया है टीएलपी और हुकूमत के दरमियान, तो ये क्या किया है हुकूमत ने? मुझसे तो अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे पढ़ने के बाद। देखिए, मेरे नजदीक तो तीनों फरीक ने अपना अपना समझौता दिखाया। आपके सामने रियासत ने भी अपनी कमजोरी दिखाई है, हुकूमत ने भी अपनी कमजोरी दिखाई है और टीएलपी दिखाई है। तो जो जिस बुनियादी नुक्ते पे वो खड़े थे फर्ज के सफीर को मुल्क बदर करने के, उससे भी वो विड्रॉ हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन थी, उसने सबको मजबूर किया कि आप अपने अपनी हार्ड लाइन से बाहर निकले और एक मुफाहमत के तहत जो है ना वो मसले को हल कर लेते हैं। और एक 13 नुकाती एजेंडा बनकर सामने आया है जी, जिसके तहत मुफाहमत हुई है। अब ये मुफाहमत चलेगी नहीं चलेगी, इसकी जमानत तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दी है और बाकी उलमाए कराम ने कहा कि हम जब गारंटी मांगी गई जी, हमने कहा कि हम तो गारंटी नहीं देंगे। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने एग्जामन के तौर पर अपना रोल प्ले किया है। अब ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान देखेंगे कि मुस्तकबिल में अगर टीएलपी के तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान क्यों आए जब बाकी सबने मना कर दिया था? सलमान साहब, जब बाकी उलमाए कराम इसमें नहीं पढ़ना चाहते थे तो मुफ्ती साहब की क्या मोटिवेशन थी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की? देखिए, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का अरसे से जो है ना वो तो हुकूमत नाराज थे जब उनको चेयरमैन रवायत लाल कमेटी से निकाला गया था। और अभी भी हमें पता चला है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को एक खास मकसद के तहत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको शामिल किया इस सारे गुफ्तगू शनी के अंदर। और अब वो शामिल हुए हैं तो उनका एक रोल बढ़ गया है। जो वो बड़ा आइसोलेट हुए हुए थे, वो जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है उसके अंदर मुफ्ती मुनीबुर रहमान का भी बड़ा अहम रोल होगा। तो मेरा ख्याल है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान को तो एक सियासी पोजीशन जो है एक बेहतर तरीके से मिला कि उन्होंने एक ब्रिज का रोल प्ले किया है के दरमियान और हुकूमत के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो मामले के हल की वजह से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अहमियत तो बढ़ी है और जमानत भी उन्होंने दी है। और साद रिजवी साहब से मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कायदा जमानत दिया कि आइंदा ये लोग इस तरह का अमल नहीं करेंगे। अच्छा, ये बाकायदा जो चीज़ें हुई हैं एक एक करके मैं दोहराना भी चाहती हूँ आपके सामने और कुछ पे सवाल करना चाहती हूँ। एक तो ये कि हुकूमत ने, जैसे आपने बताया, मुआहिदे के तहत फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी की करारदाद कौमी असम्बली में लाएगी। वहाँ जो फैसला होगा सब फरीक उसे तस्लीम करेंगे। ये तो हुकूमत की जानिब से हुआ, जो कि चलें एक कदम हुकूमत ने बढ़ाया। इसके अलावा मैं 2-3 पॉइंट्स एक मेरी सी वजाहत ले लें। इस मामले से विड्रॉ कर लिया है तहरीक लब्बैक ने, इस मामले से विड्रॉ कर लिया। लेकिन चले, हुकूमत का ये एक जो हमारे पास तहरीरी मुआहिदा आया उसमें ये बात शामिल की गई है जो मैं लोगों के गोशगुजार करना चाहती थी। अच्छा, दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामने करने वाले कारकुन लीगल प्रोसेस के जरिए अदालतों से रिहा होंगे। धरने के शुरका आज धरने के शुरका रात तक रास्ता खोल देंगे, जो उस वक्त ये तय किया गया। फिर शुरका 1 से 2 रोज में घरों को वापस जाएंगे। हुकूमत टीएलपी को कल अदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। ये तो बड़ा अहम पॉइंट है। आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है? हुकूमत इस तहरीक को, कल अदम तहरीक को का जो एक फैसला किया गया था और तहरीक लब्बैक को जो हम कल अदम तहरीक कहते रहते थे, हुकूमत तो इसे वापस ले रही है। फिर पार्लियामेंट में भी उनकी नुमाइंदगी के लिए मुआहिदा कर रही है, यहाँ हामी भर रही है। देखिए, मेरा जाती ख्याल है कि अब कालिदम तहरीक लब्बैक है, ये खत्म हो जाएगी। ये अब एक नए नाम से अपनी सियासी जमात का आगाज करेगी। अब ये तहरीक लब्बैक है, ये खत्म कर दी जाएगी और ये बदस्तूर कालिज़म रहेगी। अलबत्ता उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने के लिए अपने आप को एक नई सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड होना होगा। यही कुछ तय हुआ।
लेकिन आप एक चीज देखिए ना सलमान साहब, ओवरऑल इंप्रेशन क्या बना है? ओवरऑल इंप्रेशन तो ये है कि तहरीक लब्बैक काबिज हुई है, एक तरह से एम्पावर्ड होके वो आए हैं। उन्होंने जो बातें कही तकरीबन वही मानी गई हैं। गारंटर कौन कौन है आपके सामने? मुफ्ती मुनीबुर रहमान उनकी जानिब से, और हुकूमत की जानिब से जो है कमर जावेद बाजवा साहब, मतलब आर्मी चीफ, वो यहाँ से मौजूद है। फिर उसके बाद हुकूमत उनकी कौन कौन सी मांगे पूरी कर रही है। तो ये क्या प्रेसिडेंट सेट कर दिया हुकूमत ने? देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, उन्होंने अपनी कमजोरी तो दिखाई है तहरीक लब्बैक के कॉन्टेक्स्ट में। मैं तो पहले आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से चीजें आगे बढ़नी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो बढ़ी नहीं है। एक मफाहमत का रास्ता चुना गया है। अब उस मफाहमत में अब आपने उनको मेन स्ट्रीम करने की बात की है, उनके खिलाफ जो भी मुकदमात हैं उनको खत्म करने की बात की है, और आप उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। तो उनको तो एक खासी तौर पे एक सियासी बर्तरी मिली है ना तहरीक लब्बैक को, टीएलपी को, वो आपने बर्तरी तो दे दी है। लेकिन साथ साथ बकौल जो कहा गया कि जमानतें ली गई हैं कि अब वो रियासत की रिट को उस तरह से चैलेंज नहीं करेंगे जैसे वो माजी में करते रहे या कल तक करते रहे हैं। अब वो रियासत की रिट को चैलेंज करने की बजाय मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तौर पर आएंगे, अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। आपको याद है 2018 के इंतखाबात में वो पंजाब में तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन के सामने आए थे। तो उनके पास अगर वोट की सियासत है तो वो सियासी जमात के तौर पर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। एक और बात आप बताइए, धरने के शुरका के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पुलिस वाले मारे गए, जो 44 जख्मी हो गए, जो पूरे शहर को और पूरे मुल्क में एक अजीब सा निजाम बर्पा हो गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। हाँ जी, मुआहदा हो गया तो ठीक है, जो मर गए, जो खप गए, जो हॉस्पिटल चले गए। नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं वो मुकदमात चलेंगे, अदालतों में चलेंगे, अदालतों से रिलीफ मिलेगा। और जो पुलिस एहलकार जिनको शहीद किया गया है उनके खिलाफ भी मुकदमात वापस नहीं लिए जाएंगे। अलबत्ता जो लोग गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई नया मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। जो मायदा मेरे सामने भी पड़ा हुआ है उसकी शिक के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी के और कत्ल के मुकदमात हैं उनके ऊपर अभी कोई रियायत नहीं दी। अच्छा जी, हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और अली मोहम्मद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे की ओवरऑल हैसियत क्या समझते हैं आप, या अहमियत क्या है, और किस तरह से ये आगे की चीजों को, हुकूमती चीजों को डिराइव करेगी? देखिए, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ जी, ना कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, ठीक और है, इसकी एक मॉरल अथॉरिटी है। और जो लोग जिन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं, चाहे वो हुकूमत में शामिल हैं और चाहे वो टीएलपी के साथ हैं, वो इसके जमानत के जिम्मेदार हैं कि ये मायदा किस हद तक आगे चल सकेगा, कामयाब हो भी सकेगा, नहीं हो सकेगा, लोग इस पर अमल दरामद करेंगे, नहीं करेंगे। और इसमें खास तौर पे जो मॉनिटरिंग कमेटी को बाख्तियार बनाने की बात की जा रही है, जो अली मोहम्मद खान की सरबराही में बनी है, वो कमेटी किस हद तक फंक्शनिंग में आएगी, किस हद तक काम करेगी, और उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिन्होंने जमानत दी है वो किस हद तक इसको इंश्योर कर सकेंगे। ये सब अभी साइन ऑफ इंटरोगेशंस हैं, ये सवालात हैं। इन सवालात के ऊपर देखेंगे कि जो जवाबात हमें आएंगे उस पर पूरा किस हद तक अमल दरामद होता है, और टीएलपी किस हद तक अपने आप को उस तरह से बिहेव करती है जैसे मायदे के अंदर कहा गया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जो साद रिजवी साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के अंदर बहुत सी बातें तय हुई है जो वक्त आने पर सामने आएंगी। और उसी मुलाकात पे साद रिजवी साहब ने जमानत दी है कि वो आइंदा ये जो रोल है जिसकी वजह से बार बार रियासत की रिट को चैलेंज करने का सवाल पैदा होता है, हम ये नहीं करेंगे। अलबत्ता हुकूमत हम पर जो कालिदम है या हमें सियासी तौर पर जो बैन करने की बात कर रही है उससे अपने आप को विड्रॉ कर। अच्छा, हुकूमत पर क्या एतमाद की कमी थी या कोई और रीज़न था, या एस्टैब्लिशमेंट का रोल इतना अहम है, उनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उनको गारंटर बनना पड़ा? हुकूमत से अकेले ये मामला हल नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ टीएलपी के मामले में रायमा तकसीम है। हुकूमत हो, अपोजिशन जमातें हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, मीडिया हो, सब उसके अंदर एक ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए, कुछ कहते हैं मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। आज हुकूमत ने मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया है, और अगर यही हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती तो आप और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे होते कि मफाहमत का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया है। अगर उसने मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया तो अब हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल क्यों किया। मफाहमत का रास्ता, लेकिन सलमान आबिद साहब, मफाहमत का रास्ता वैसे इख्तियार नहीं किया ना जैसी उम्मीद है यहाँ एक ऐसी गवर्नमेंट से जैसी उम्मीद हो सकती है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, एक तो मसला ये है कि हम एक बड़ी आइडियल किस्म की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ना यहाँ कोई आइडियल सियासत है, ना सियासतदान है शायद, किस्म की हुकूमत है, ठीक है, यहाँ कोई मजबूत किस्म की हुकूमत है,
ना इनके अंदर इत्तेफाक राय। आप देखें शेख रशीद क्या कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, अली मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं। तो अपनी हुकूमत के अंदर ही इबाम पाया जाता है ना, और ये इबाम जो मैंने कहा कि सिर्फ हुकूमत के अंदर नहीं है, तमाम फरीकों के अंदर पाया जाता है कि इनके साथ कैसे डील किया जाए। उसी इबाम की वजह से, उसी तजाद की वजह से ये जो मायदा हमारे सामने आया है, उसके अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन डिफेक्ट होते हैं ना, जिनकी निशानदेही आप कर रही हैं। ठीक है, अच्छा ये आपके ख्याल में ये मामला जिस तरह से तय किया गया है, जो इसका प्रेसिडेंट बन जाएगा, आगे भी जाहिर है इसको कई बार एग्जाम्पल के तौर पे कोट किया जाएगा, हुकूमत से ये मामला सही तरह से टैकल हुआ है आपके ख्याल में? और साथ में मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन वैसे तो कोई मौका छोड़ती नहीं है पॉइंट स्कोरिंग का, लेकिन इस मामले में खामोशी है, तो क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह की राहें हमवार हो गई हैं कि उन्होंने सोचा या जाना कि इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर है? दोनों सवालों के जवाब चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत के लिए माहिदा कोई आइडियल माहिदा नहीं है, बेशक, और ये सिर्फ डिटरमिन करेगा इस माहिदे की अमल दरामदी के हवाले से कि ये मामला कितना हद तक आगे चल सकता है या नहीं चल सकता। एक बात। दूसरी बात, जो अपोजिशन की बात आपने की है कि अपोजिशन को भी ये पता था इस माहिदे में हुकूमत से ज्यादा बड़ा रोल जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट का है, और वो अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, उसको रिकवर करना चाहते हैं जो डेफिसिट है। इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर कोई बड़े वाज़ेह स्टांस नहीं लिया। बल्कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि वो भी मफाहमत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए मसले का हल निकाला जाए। तो हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने ये समझा कि अगर हम इस मौके पर इस पे कोई मुज़ाहमत करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट हमसे नाराज होगी, क्योंकि उनको भी समझ आ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट मफाहमत चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहती है, तो हमें बिला वजह की टक्कर मारने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इस ओवरऑल लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, और जिस तरह से आपने इसे बयान फरमाया उससे ये लग रहा है कि आइडियल मामला तो नहीं है, लेकिन चलें अब जो हो गया है वो उसमें शायद हुकूमत के लिए बेहतरी है। आप क्या समझते हैं, जो पिछले दिनों से एक इरिटेशन या एक फ्रिक्शन पाई जा रही है हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, क्या इस मुआहदे के बाद ऐसा कोई शेडो आया है कि ये मामलात या ये रिफ्ट नहीं थी, ये रिफ्ट क्लियर हो गई है और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं? देखिए, एक तो हुकूमत को इसका एडवांटेज ये हुआ है कि अब मुस्तकबिल में इसकी जो जिम्मेदारी है वो मॉनिटरिंग कमेटी जो है उनके पास चली गई और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पास चली गई है। अब अगर कुछ होगा तो ये मॉनिटरिंग कमेटी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ज्यादा अकाउंटेबल होंगे। गेंद बुनियादी तौर पे उलमा के पास गई है, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए, और अगर कल तक ये लोग उस पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो हुकूमत के पास एक जस्टिफिकेशन होगी इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से। दूसरी बात ये कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इससे एस्टैब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान कोई फासले बढ़ जाएंगे, मैं नहीं समझता कि कोई बड़े फासले बढ़ेंगे। ये फैसला हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ही तय हुआ था कि इनके साथ एक मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। अगर ये मफाहमत चाहते हैं, और अगर मफाहमत नहीं चाहते हैं तो फिर इनके साथ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी वजह से जिन लोगों को उसके अंदर शामिल किया गया कि वो मफाहमत के लिए अपना किरदार अदा करें टीएलपी की जानिब से, उन्हीं के इंटरवेंशन के बाद ही फिर ये मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया गया है। तो अभी मुझे फौरी तौर पे कोई बड़ा टकराव आपको नजर नहीं आएगा। ये मामला ऐसे चलेगा, ये डिपेंड करता है कि जो टीएलपी के साथ फायदा हुआ है ये किस हद तक आगे बढ़ता है कामयाबी के साथ। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या टीएलपी के लिए एस्टेब्लिशमेंट के दिल में या उनके गिरदो नवा में कोई नरम गोशा है? बिल्कुल है। मैंने जैसे कहा कि जो डिवीजन आपको पॉलिटिकल पार्टीज में नजर आती है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट या अपोजिशन में नजर आती है, इसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के हलकों के अंदर भी इनके बारे में मुस्बत और नेगेटिव दोनों चीजें पाई जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इनको कुचल देना चाहिए ताकत के साथ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनके साथ मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये जो कार्ड है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो सियासत है वो एक खतरनाक एक अमल भी हो सकता था। अगर इनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाता तो शायद एक बड़ा इंतशार पैदा हो सकता था। इसलिए वक्ती तौर पर मफाहमत को ही जो है ना वो बेहतर हिकमत अमली समझी गई है। लेकिन अब अगर मफाहमत नहीं चलेगी तो फिर यकीनी तौर पर उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल होगा। थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब फॉर द टाइम एंड फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू जी। सलमान आबिद साहब ने आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दी और तमाम हकाइक से पर अपनी एनालिसिस पेश करने की कोशिश की। बहरहाल इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो लोग कुछ ख़ास इससे खुश नहीं हैं, लेकिन एक लॉन्ग मार्च की, एक अनसर्टनिटी की जो सिचुएशन थी उससे अब हम निकल चुके हैं, पाकिस्तान के शहरी उससे निकल चुके हैं और सिचुएशन बेहतर हो गई है। लेट्स सी कि अगला मोड़ कब कहाँ कैसे आएगा।
विद दैट आप अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिए, अपने सवालात ज़रूर हम तक पहुंचाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं अपनी छत अपना घर, हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिजा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008